आज हमारे साथ हैं मिस्टर त्रिलोक जम्वाल जी, करंट एमएलए फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलासपुर। मैं त्रिलोक जम्वाल बिलासपुर सदर विधानसभा से विधायक हूँ। बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। वहां से मैंने अपने समाज सेवा की जिंदगी शुरू की। कश्मीर में 26 लोग मारे गए। क्या वहाँ पे हमारी पुलिस सिक्योरिटी कहाँ थी, हमारी इंडियन सिक्योरिटी कहाँ पे थी उस टाइम पे? कश्मीर मेरा विषय नेशनल लेवल पे नहीं है। इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये स्टेट सब्जेक्ट है। टेररिस्ट एक्टिविटीज एक अलग पार्ट है, लेकिन आप 2014 के बाद और 2014 से पहले का कश्मीर देखिए। प्रभा ठाकुर जी ने एक आरोप लगाया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि आप कुछ चिट्टा तस्करों को राजनीतिक संरक्षण देने का एक बहुत ही गंभीर आरोप है। जिनके बेटों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स को सप्लाई करने का केस दर्ज है, वो व्यक्ति एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर 30 एफआईआर है। जब मैं 9th में पढ़ता था तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तब है। कीचड़ में सनी हुई भैंस जब बाहर निकलती है तो पूंछ हिलाती है ताकि सबके ऊपर कीचड़ पड़ जाए। नमस्कार, वेलकम टू दी एपिसोड नंबर 9 विथ ट्रू टॉक्स अनफिल्टर्ड। आज हमारे साथ हैं मिस्टर त्रिलोक जम्वाल जी, who is a current MLA for constituency बिलासपुर। एंड टुडे हम आज उनके साथ डिस्कशन करेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में, उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, कुछ विवाद जो उनसे लगातार जुड़े रहे और उन्हीं की जुबानी समझेंगे कि इसमें उनका टेक क्या है। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ द डे। स्वागत है सर। तो सर आज हम शुरू करेंगे आपकी बेसिक आरएसएस के आप एक टाइम पे इलेक्शन ये थे, उसके बाद आप जब ये एमएलए बने या इस राजनीति से उस राजनीति या उस राजनीति से इस राजनीति तक का दौर सफर आपका कैसा रहा? देखिए, मैं बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया, स्वयंसेवक बना। वहां से मैंने अपनी समाज सेवा की जिंदगी शुरू की। मैं केवल 8th में पढ़ता था जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और जो संगठन की गतिविधियां हैं उनमें एक बच्चे के रूप में उनमें भाग लेना शुरू किया। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल औहर से की, सरकारी स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी +2 की पढ़ाई गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर बॉयज से की। तो जब मैं बॉयज स्कूल में आया तब भी हम संगठन की गतिविधियों में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक मुख्य ये कह सकते हैं कि उनका जो समाज सेवा में पहला स्टेप है कि शाखा में जाना, तो उसमें एक बालक के रूप में जाते थे, खेलते थे, गेम खेलते थे, उतना तक का हमारा लक्ष्य था। लेकिन उसके बाद मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलासपुर में गया। जब यहाँ हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते थे तो धीरे धीरे शिक्षण भी और बाकी चीजों में भी आगे बढ़ते रहे। लेकिन जब हम कॉलेज में गए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छात्र राजनीति में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसा नहीं कि हम केवल पढ़ाई में थे, हम करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव थे, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एनसीसी नेवी है। तो हम स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे थे और एनसीसी नेवी में मेरे पास C सर्टिफिकेट है, जो हाईएस्ट सर्टिफिकेट रहता है। और मैं 1994-95 के बैच में अपने डिग्री कॉलेज में बेस्ट कैडेट भी रहा हूं और हिमाचल प्रदेश का भी हमारे बिलासपुर से चलता था, उसका बेस्ट कैडेट, ऑल राउंड बेस्ट कैडेट रहा हूं। क्या? और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत जब मैं ग्रेजुएशन मेरी हुई, उसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आया। यहाँ हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और मूल संगठन के काम को आगे बढ़ाया। मैं बोलता वैसे मूल संगठन में ही मैंने अर्थात आरएसएस में ही लंबा समय तक काम किया और विश्वविद्यालय में रहे, एमकॉम की, एलएलबी की, मैंने लॉ ग्रेजुएट इसी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से की।
और लॉ ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने पीजी डीसीए किया, पीजी डीपीएम एंड एलडब्ल्यू वो किया, और हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों की भी तैयारी करते रहते थे। राजनीति में आने का कोई दूर दूर तक नजरिया नहीं था, केवल एक ही काम था कि हम लोग राष्ट्र क्या है। जब 8वीं से शाखा में आए तो राष्ट्र भाव पहले दिन से ही धीरे धीरे प्रेवे मेथड से शाखा में जाकर वो चीजें धीरे धीरे आना शुरू हो गई। और जब जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो राष्ट्र के उस भाव को हमने अपने बीच में धीरे धीरे समाहित कर लिया। फिर जब कॉलेज में आए तो हमें लगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी उसी उद्देश्य को लेकर चल रही है, तो हम सब लोगों ने मिलजुल कर संगठन, जो मूल संगठन है, उसके कार्य को बढ़ाने का काम किया। उतने में धीरे धीरे हमारी मानसिक परिपक्वता भी हो रही थी। और जब मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। मैंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में 17 वर्ष तक प्रैक्टिस की है, 17 इयर्स। क्या बात है। और इन 17 इयर्स में जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब भी मैं मूल संगठन का काम करता रहा। और मूल संगठन में काम करते करते हमारे संगठन का एक मूल उद्देश्य रहता है कि वहां कार्यकर्ता का निर्माण होता है, शाखा के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है। और जब वो कार्यकर्ता परिपक्व हो जाता है तो उसे संगठन के विभिन्न संगठनों में अपने अपने दायित्व करने के लिए समय के अनुसार या तो भेज दिया जाता है या कार्यकर्ता अपनी पसंद से किसी भी फील्ड को ऑप्ट कर सकता है जी। कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन उसमें स्वयंसेवक का भाव सदैव जागृत रहे। और वो जो बीज आपके बीच में पड़ गया वो धीरे धीरे बीज फिर बड़ा होने लगा और वो भी बट वृक्ष बनने की तरफ को आगे बढ़ा। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो एक साधारण फैमिली से आता हूं, मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। परिवार में नहीं, मेरे खानदान में कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। मैंने कहा मैंने 17 वर्ष हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। मेरे खानदान में भी कोई भी वकील नहीं है, और जब कोई भी वकील नहीं है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे छोटी आयु में सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल बना। मैं हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में छोटी आयु में सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल बना। मेरे से बाद जो लोग बने वो हाई कोर्ट में जज भी बने, और उनका जिक्र नहीं यहां करना चाहता। लेकिन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभाला, और काफी और ऑर्गेनाइजेशन जिनका मैं पैनल काउंसिल रहा, सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल रहा, जिनको मैंने डिफेंड किया, और मेरे पास अपना भी अलग से काफी काम था। मेरे हाई कोर्ट में आज भी 3 चैम्बर हैं इसी शिमला प्रेजेंटली। यस, प्रेजेंटली। तो क्या है कि हम सेल्फ मेड हैं, और जो हमारे संगठन की मूल भावना रहती है, और उस भावना में जो हमारा लास्ट शिक्षण होता है वो भी मैंने अपनी भरी जवानी में पूर्ण किया, अर्थात आरएसएस का, जिसको तृतीय वर्ष कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में हम आए। 1989-88 से लेके मैंने जब अपना तृतीय वर्ष पूरा किया, तो जिसमें हम कहते हैं कि हमारा स्वयंसेवक पूरे तरीके से किसी फील्ड जाने के लिए तैयार है, परिपक्व हो गया। तो ये मेरी लाइफ की जर्नी। हम तो बड़े मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। क्या आप थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा हमें ब्रीफ देंगे कि आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके भाई, आप क्या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? देखिए, मेरे पिताजी हिमाचल प्रदेश में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनमें उन्होंने जॉब की, और वहां से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरी माताजी गृहिणी हैं, घर में ही हम सारे बच्चों की देखभाल करना ये माताजी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। हम 3 ब्रदर हैं, 1 सिस्टर है। जो हम मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं वो प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश पुलिस में डीआईजी हैं, आईपीएस हैं, और उनकी धर्म पत्नी भाभी जी वो स्कूल में लेक्चरर हैं। और जो हमारे बीच वाले ब्रदर हैं वो ये जो हमारा 10+2 स्कूल रहते हैं उनमें प्रिंसिपल हैं, और भाभी जी टीजीटी हैं।
मैं एकमात्र ऐसा था कि जो वकालत करता था और कोई सरकारी नौकरी की तरफ नहीं था, तो मैं इस फील्ड में आ गया। और मेरे सिस्टर जो हैं वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आजकल हमीरपुर कॉलेज में पोस्टेड हैं। ऐसा कब, कौन सा ऐसा मोड़ आया कि जिंदगी में जब आपने एमएलए की तरफ, ये पॉलिटिक्स की तरफ आपने पूरी तरह अपना रुख बदल दिया? देखिए, मैंने कहा संगठन में काम करते करते, और संगठन का मूल मंत्र हमें केवल एक ही बताया गया है कि जो आपको काम मिल गया उसको करना है और उसको अपना 100% देके करना है। और मेरी लाइफ का भी ये मूल मंत्र रहा, जो मुझे काम मिल गया उसको मैंने 100% किया जी। जब 2012 में मैं मुझे बीजेपी में काम करने का मौका मिला, 2012 से लेकर 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का सचिव बना, तब मैं वकील था। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना। मैं 4 साल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का महामंत्री रहा। और जब मुझे टिकट मिला और मैंने चुनाव लड़ा, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप में, जो 12 लोग कोर ग्रुप में होते हैं, मैं उस कोर ग्रुप का अब सदस्य हूँ। सेंट्रल बेस और हिमाचल बेस? हिमाचल बेस, यस। 12 लोगों की जो जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के साथ जब सरकार बनी, मैं पार्टी का महामंत्री था, लेकिन जब सम्माननीय जयराम जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मैं उनका प्रदेश में राजनीतिक सलाहकार के रूप में मैंने पूरे 5 वर्ष कार्य किया। मैंने रिजाइन उस दिन दिया जिस दिन मैंने नॉमिनेशन भरना था। तो यही सर कंटिन्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि जब आप पॉलिटिकल एडवाइजर रहे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के लिए, उस टाइम की आपकी जर्नी किस तरह की रही? व्हाट वाज द चैलेंजेस स्टेट लेवल पे आप? देखिए, एक बात बड़ी तय है जी कि जो हाई कोर्ट में मैंने प्रैक्टिस की थी, जो मेरा हाई कोर्ट का अनुभव था और जो मैंने संगठन में काम किया था जी, उन दोनों चीजों का जो अनुभव था, तो इसलिए मेरे लिए वो जो पोस्ट थी उसमें कोई कठिनाई मुझे नहीं लगता कि मुझे लगी, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने थे उसी दौरान मैं साथ ही उनके बन गया था और मैंने पूरे 5 साल काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। और एडमिनिस्ट्रेटिवली एक बात बड़ी तय है कि हाई कोर्ट में अगर कोई विषय आता है, सरकार की तरफ से कोई विषय जब हाई कोर्ट में आता है तो उस दौरान आता है जब वो सारे बैरियर क्रॉस करके, चाहे कैबिनेट से होके जब कोई नोटिफिकेशन उसके बाद निकली हो, तो सारी नोटिफिकेशन जब निकल जाती है उसके बाद वो ठीक है नहीं ठीक है, तब वो विषय हाई कोर्ट में आता है। अगर आपने हाई कोर्ट में उन विषयों को तब डील किया है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन द लाइन क्या क्या होता है वो तो आपको पहले ही जानकारी रहती है, आभास रहता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई एज राजनीतिक सलाहकार नहीं रही, ना ही आई। सर, मेरे क्वेश्चन था आपसे, आरएसएस, आप देखेंगे हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भी खुद वहां से निकले हुए, तो आरएसएस है एक्चुअली क्या ये पार्ट है कि ये एक राजनेता पैदा करते हैं? मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ दी राजनेता आरएसएस के, आज बीजेपी के ले लो आप, बीजेपी के आई थिंक 80-90% जहां तक मैं देखता हूँ। तो आरएसएस एक्चुअल में है क्या कि एक राजनेता जो फ्यूचर राजनेता पैदा करते हैं, बनाते हैं, ये है क्या चीज? इसके बारे में कुछ हमें बताएंगे आप? देखिए, इस विषय की मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन आरएसएस एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो समाज का संगठन करता है। समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना उसका संगठन करता है जी, समाज का संगठन है। आरएसएस के लोग पॉलिटिकल नेता नहीं पैदा करते हैं, लेकिन आप स्वयंसेवक तैयार करते हैं जो स्वयंसेवक अपने अपने, मैंने कहा एक टाइम के बाद अपनी अपनी फील्ड को ऑप्ट करते हैं। कितने लोग राजनीति में हैं, लेकिन आरएसएस तो इतना बड़ा संगठन है और आज से नहीं चला, जिसको आज के दिन की कल्पना नहीं थी। आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, जब हम आजाद नहीं थे। आजादी से पूर्व जो संगठन चला और आज तक चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जी।
तो दुनिया के इतने बड़े संगठन से अच्छे अच्छे कार्यकर्ता भी निकलते हैं, अच्छे अच्छे स्वयंसेवक निकलते हैं, और नाना प्रकार की फील्डों में बहुत लोग निस्वार्थ भाव से, अगर कहीं कोई कार्यकर्ता काम करता है तो आरएसएस ही एक ऐसा मुझे लगता है प्लेटफॉर्म है जिस पर निस्वार्थ भाव से लोग काम करते हैं, स्वयंसेवक काम करते हैं, इस राष्ट्र के प्रति, इस अपने समाज के प्रति, वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। अगर आज के यंगस्टर को पॉलिटिक्स एज अ प्रोफेशन लेना है तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें संघर्ष ज्यादा है या ये काफी लुक्रेटिव प्रोफेशन है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के युवाओं को पॉलिटिक्स में बिल्कुल भाग लेना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए जी। जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तो जो नीति निर्धारण हम विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर करते हैं, जब ठीक लोग, पढ़े लिखे लोग उसमें आगे आएंगे तभी उतनी अच्छी पॉलिसी बन पाएंगी। आपने पीछे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना होगा, जिन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा हम ऐसे लोगों को जिनका राजनीतिक परिवारों से कोई संबंध नहीं है उनको आगे लाएंगे, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे, ग्राउंड से उठ के लोग राजनीति में आएंगे तो अच्छी पॉलिसी बनेगी। जब अच्छी पॉलिसीज बनेगी तो देश का, हमारा तभी कल्याण होगा, देश आगे बढ़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जी पिछले 11 वर्षों से है लगातार। उससे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये जो 11 वर्ष हैं जो हमने अपनी आंखों से हम सब लोगों ने देखे, तो आपने देश में कितना बड़ा बदलाव इन 11 वर्षों में देखा। अब जब देश में इस बदलाव की हम बात करते हैं तो याद कीजिए कि 2014 में जहां हमारा देश 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज वो 4थे नंबर का विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था हम लोग हैं। जब 4थी अर्थव्यवस्था है तो आप समझिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हमारा एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, हमारा जो सोशल गारंटीज जिसको हम कह सकते हैं, उस क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। और ये बदलाव जब ठीक लोग ठीक स्थान पर आएंगे तो बदलाव 100% स्वाभाविक है। कौन सोच सकता था कि राम मंदिर बनेगा? जी, ये हमारी विरासत है, धरोहर है। धरोहर की चिंता कौन करेगा? हमारा वो साथी करेगा, युवा करेगा जो पढ़ा लिखा होगा, सोचेगा हम आजादी से पहले क्या थे, आजादी के बाद कहां पहुंच गए। तो मैंने कहा कि राम मंदिर हमारा भावनात्मक इशू 500 वर्षों से चल रहा था। पिछले 11 वर्षों में ठीक व्यक्ति ठीक स्थान पर पूर्ण बहुमत के साथ श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी बैठे, हम सबके सामने हुआ। अपनी विरासत की रक्षा करना ये हमारा धर्म है जी। आप सोचिए, जहां हम राम मंदिर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये हम कहते रहे, लेकिन कितनी सरकारें आ गई 1947 के बाद। क्या श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का इंतजार करना पड़ा? 370 धराशायी हो गई देखते देखते। कुछ लोग कहते थे कि जब 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन राष्ट्रभक्त जब चेयर पे होगा तो वो किसी परिणाम से नहीं डरता, वो केवल कर्म करता है, और जब कर्म ठीक दिशा में होता है तो परिस्थितियां बिल्कुल ठीक होती हैं। इसलिए मेरा कहने का भाव, जो आपने प्रश्न पूछा था, कि इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। जो लोग राष्ट्र को अपना सर्वोपरि मानते हैं कि राष्ट्र है तब हम हैं, उन लोगों को आगे आना चाहिए। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पाकिस्तान आए दिन हमें आंखें दिखाता था, 3 दिन में सारा इशू ही निपटा दिया जी, सारा इशू निपटा दिया। और अगर आप 11 वर्षों की बात करेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक, जब राष्ट्रभक्त चेयर पे बैठे तब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। एयर स्ट्राइक तब हमने किया, तब हम केवल पीओके तक करते थे,
लेकिन जब इस बार निर्दोष हमारे 26 भारतवासी मारे गए तो हमने पाकिस्तान के बीचों बीच और उनका कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा जिस पे हमने अटैक नहीं किया। और पाकिस्तान को केवल 20-22 मिनट में ही हाथ खड़े करने पड़ गए कि हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, हम सीज़फायर चाहते हैं। इसलिए ठीक युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, राष्ट्र भक्तों को राजनीति में आना चाहिए, जो देश को अपना सर्वोच्च मानते हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए। सर, इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर पढ़ा लिखा युवा राजनीति में है, हु कैन थिंक, जिसके पास थिंकिंग है, वो समझ सकता है पहलुओं को, डू यू थिंक पॉलिटिक्स रिलेटेड टू कास्ट एंड क्रीड इज हार्मफुल? ये कहीं ना कहीं, अगर हम सनातन आज के रियल टर्म पे हम बात करें, हम लोगों से मिलते हैं, बाहर ऑफ द कैमरा मिलते हैं, तो एक नैरेटिव सेट हुआ है दैट सनातन 2014 के बाद इट्स ऑल अबाउट सनातन। जो रियल ग्राउंड रियलिटी से अगर मैं बात करूं, तो आपका इसमें क्या व्यू है सर? इससे पहले 2014 से पहले शायद एक कारण ये हो सकता है सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, शायद ये हो सकता है इतनी डिजिटाइजेशन नहीं थी, बट अगेन I being a proud Sanatani, I have full faith on my dharma, my everything. But जो अगर हम डिस्कशन में बैठते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ बैठते हैं, वो कहते हैं कि इतना पॉलिटिक्स अराउंड द धर्म इज नॉट गुड। आपका इसमें क्या टेक है सर? देखिए, ये कुछ जो बुद्धिजीवी लोग, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग जी, वो इस प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। पिछले 11 वर्षों में जी स्मरण कीजिए जी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास जी। फिर उसको आगे बढ़ाया कि सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब सबका साथ सबका विकास की जब बात कर रहे हैं, और जब भी प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं या किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, तो 140 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं जी, अर्थात अपने पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करते हैं। जब पॉलिसी बनाते हैं तब भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए बनती है। अब मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूं, आयुष्मान भारत बनी जी, जो विश्व की सबसे बड़ी ये योजना है कि अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाएगा तो उसके लिए उसके 5 लाख रुपए तक का सारा भुगतान केंद्र की सरकार करेगी। जो गरीब आदमी है, उसमें कहा कि किस कास्ट का होगा, किस कास्ट का होगा, नहीं होगा उसको नहीं देंगे, कहा किस धर्म का होगा, किस धर्म का होगा, तब नहीं देंगे। जल जीवन मिशन में 10-12 करोड़ से ऊपर नल के लगे, तो किसके लगे? सबका साथ सबका विकास। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में इतने घर दिए, आपने कहीं लिखा कि धर्म के आधार पर देंगे? आपने लिखा जाति के आधार पर देंगे? जितनी भी योजना, उज्ज्वला योजना आई, लगभग 14 करोड़ माता बहनों को उसका लाभ मिला। किसको सबसे ज्यादा किसको मिला? किस कास्ट के लोगों को मुझे कहना चाहिए, लेकिन किस धर्म के लोगों को मिला? तो ये कुछ लोग केवल, मैंने एक उदाहरण दिया आपको, कि कुछ लोग केवल नैरेटिव सेट करने के लिए ये कॉफी हाउस में बैठ के कि ये नहीं तो ये नैरेटिव सेट कर दो। ऐसी अनेकों अनेक जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, आप मुझे एक योजना बता दीजिए कि जिसमें लिखा है कि इस धर्म के लिए होगी, इस जाति के लिए होगी, इस बिरादरी के लिए होगी। विश्वकर्मा योजना आई, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? तो इसलिए ये नैरेटिव केवल कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल उनके द्वारा क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। देश की जनता सब जानती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है जी, 11 करोड़ किसानों को डलती है, जब एक क्लिक में डलती है। ये लोग वो लोग हैं सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जिनकी जेब में अब पैसा नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा डाला। बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में जो हो रहा है, वो जो प्रधानमंत्री जी ने पंचायतों को सीधा पैसा ट्रांसफर करना शुरू किया है, चाहे 13वां वित्तीय होगा, 14वां वित्तीय होगा, 15वां वित्तीय होगा, डायरेक्ट पैसा पहली बार पंचायतों को ट्रांसफर हुआ। तो ग्राउंड जीरो पर पहली बार डेवलपमेंट होने लगी। जब ग्राउंड जीरो पर एक बदलाव दिखा
तो वो जाति धर्म समाज के नाम पे नहीं लिखा, वो 140 करोड़ देशवासियों के नाम लिखा। इसलिए इस प्रश्न का कोई रेलेवेंस नहीं है। कुछ लोग इसका, और अगर ये प्रश्न में वास्तविकता होती तो पहली बार कोई गवर्नमेंट विकास के नाम पर सत्ता में आई है। 2014 में केंद्र सरकार में हमारी 283 सीटें थी, 82-83। 2019 का चुनाव हुआ, हमने 303 विशुद्ध भाजपा की, और अब तीसरी बार हमने सरकार बनाई। कितना बड़ा बदलाव रहा होगा, कितनी बड़ी, अगर सारी एंटी इनकम्बेंसी रहती है फिर एनडीए 300 प्लस गई। तो अगर ये विषय जिसकी ये लोग चर्चा करते हैं, अगर उस पर सच्चाई होती तो परिणाम बिल्कुल अलग होते, क्योंकि यही हमारी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि जो लोगों को लगता है, लोग अपने अनुसार अपनी सरकार को चुनते हैं। अगर जिस नैरेटिव की आप बात करें वो उस नैरेटिव में सच्चाई होती तो शायद लोगों ने 5 साल पहले ही सरकार को बदल दिया। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कश्मीर की, 26 लोगों की, हमारे 26 इंडियन मारे गए वहां पे, हमारे भाई बहन, कुछ माता, हमारे पिताओं में से कुछ। तो मेरा ये कहना है कि आज के टाइम पे आप मॉल रोड शिमला चले गए, वहां पे भी आपको 24 घंटे पुलिस एक्टिविटी मिलेगी। आप मुंबई मरीन लाइन चले जाइए, आपको 24 घंटे पुलिस एक्टिविटी मिलेगी। लेकिन कश्मीर में 26 लोग मारे गए, 26 गोलियां चली, या माइट भी 50 गोलियां चली, कि वहां पे हमारी पुलिस सिक्योरिटी कहाँ थी, हमारी इंडियन सिक्योरिटी कहाँ पे थी उस टाइम पे? देखिए उसमें दो कोई आके आपके देश के अंदर आके अटैक कर रहा है, और वो भी वन ऑफ द फेमस पार्ट ऑफ कश्मीर जहाँ पे सिक्योरिटी। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर वो क्वेश्चन आता है कि हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही थी उस टाइम? देखिए दो चीजें हैं जो मैं समझ पाया हूं, क्योंकि कश्मीर मेरा विषय नेशनल लेवल पे नहीं है जी, लेकिन अब दो चीजें समझिए। पहले हमारी पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ, हमारे 26/11 को हमारे मुंबई में क्या नहीं हुआ, लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए। तब हमारी सरकारें डोजियर लिखती थी, केंद्र सरकार डोजियर लिखती थी, कोई रिएक्शन हम करने की पोजीशन में नहीं थे। यही हमारी फौज थी, यही फौज के पास संसाधन थे, तब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तब 250 के आसपास, 200 प्लस, 250 के प्लस लोग मारे गए। आपके मुंबई में आकर, दिल्ली में पार्लियामेंट में हमारे में हमला हुआ, पार्लियामेंट जो हमारा सेफेस्ट प्लेस। टेररिस्ट एक्टिविटीज एक अलग पार्ट है, लेकिन आप 2014 के बाद और 2014 से पहले का कश्मीर देखिए। 2014 से पहले हमारे फौज के जवानों के साथ कश्मीर में कैसा व्यवहार होता था, आपने कितने सोशल मीडिया में देखा होगा जी। छोटे छोटे बच्चे भी फौज के ऊपर पत्थर मारते थे, वहां के लोकल लोगों की सह रहती थी। लेकिन अब वो सारे लोग समझ गए हैं। अब आप एक स्टडी, जिसका मैं पीछे अभी देख रहा था, कि एक स्टडी जिसके माध्यम से हम सब लोग इस चीज को अध्ययन करते हैं, कि उस स्टडी के दौरान आप लोग पाएंगे कि अब कश्मीर का युवा टेररिस्ट एक्टिविटी में जो पहले बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, अब वो युवा इन्वॉल्व नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत कम है जी। अब ये जो विदेशी टेररिस्ट आते हैं, भाड़े के आते हैं, वो कोई इंसिडेंट करके भाग जाते हैं। जहां तक आपने कहा कि वहां डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स रहना चाहिए, डिप्लॉयमेंट ऑफ ये रहना चाहिए, इतना बड़ा कश्मीर है, इतनी बड़ी वो है, डिप्लॉयमेंट काफी वहां रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब प्रदेश गवर्नमेंट की वहां के ऊपर क्वेश्चन मार्क करूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का और ये ऐसी इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। इंटरनल, एक्सटर्नल बॉर्डर पे है, वो फोर्सेस का काम है। तो वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को इन चीजों को विजुलाइज करना चाहिए था। कोई इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, वो कारण सारे मतलब था कि सेंटर लेवल पे लोग देख रहे हैं, लेकिन उसका रिएक्शन, अब जब उड़ी की घटना हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक, और जब ये पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर, जो आप हम सब लोगों ने देखा। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को और विजुलाइज होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये शिफ्ट है
99 में वी वर पीस लविंग कंट्री. 2014 ऑनवर्ड्स हम लोग अब ऑफेंसिव डिफेंस की तरफ ज़्यादा कि अगर हमें कोई दिखाएगा वी कैन रिटेलिएट. तो ये एक्शनेबल आइटम्स 2014 के बाद ज़्यादा आए हैं रादर इनसे पहले तो सिर्फ डोजियर्स थे एज पर यू. हाँ जी सर, एक इंफॉर्मेशन आपके द्वारा जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, बीजेपी लाइक्स यू वेरी मच एज अ पार्टी, बट कहीं ना कहीं जनता में आप उतना उस लेवल का भरोसा नहीं बना पाए एज पर द सोर्सेज, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है. इसके बारे में जरा आप क्या कहना चाहेंगे? बट देखिए, मुझे बिलासपुर की जनता ने चुन के भेजा है और डेमोक्रेसी में जब आपका चुनाव होता है तो आपकी जनता आपसे कितना प्यार करती है वो केवल वोटों से नापा जाता है. जी. तो मैंने कहा कि मैं 1995 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आया और उसके बाद मैं लंबा टाइम यहाँ काम किया और जब मैं एडवाइजर भी रहा सीएम साहब का तब भी हमने अपनी जनता की सेवा की. अब राजनीति का एक ही पैरामीटर है कि आप पॉपुलर हैं कि नहीं हैं जब वोट पड़ते हैं और आप इलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं. जी. तो मेरे बिलासपुर की जनता ने मुझे चुन के भेजा है. मैं तो दोनों हाथ जोड़ के अपने बिलासपुर की जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे अपना विश्वास व्यक्त किया है. जी. सर, हम बात कर रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले बात की कि 11 साल पहले की सेंटर के बारे में बता रहे थे आप, डेवलपमेंट. लेकिन आज मैं अगर आपको पूछूं तो आज वो सेंटर इंडियन लेवल में डेवलपमेंट की बात होगी. आप आज हिमाचल को कौन से लेवल में आप देखते हो डेवलपमेंट के मामले में? देखिए, आपको लगता है कि हम एक डेवलपमेंट के राह में हैं या फिर हम नीचे आने वाली राह में? हिमाचल आज कहाँ पे? देखिए, दो प्रकार से हम इस चीज को आकलन कर सकते हैं. एक कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा लेकिन मैं बिलासपुर से विधायक हूं तो 2014 से पहले का बिलासपुर और 2014 के बाद का बिलासपुर. जब मैं 2014 के पहले का बिलासपुर की बात कर रहा हूं तो मेरे पास केवल मेरे बिलासपुर सदर में दो बड़ी सौगातें मुझे बिलासपुर में मिली थी. एक कि कोल डैम हमारे बिलासपुर में था. श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिलासपुर वासियों को इतना बड़ा वहां कोल डैम दिया जिसकी वजह से पूरे देश को रोशनी मिली, देश को बिजली, उसे एक बड़े भूभाग को देश के बिजली मिली. तो इतना बड़ा कोल डैम हमें केंद्र सरकार ने दिया. मेरे साथ वहां एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है. एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की देन श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी के. शांता कुमार जी ने हम लोगों को एसीसी सीमेंट फैक्ट्री हमारे बिलासपुर में 1983 के आसपास लगा के दी. अब वो जब सीमेंट फैक्ट्री वहां लगी तो मेरे ट्रक ऑपरेटर भाई, उनके जो सहयोगी हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, वहां मैकेनिक, वहां छोटा रेडी फड़ी चाय वाला दुकानदार, सबका काम चला. हमारे लोगों की आर्थिकी में परिवर्तन हुआ लेकिन उसके बाद कोई बड़ा संस्थान हमारे पास नहीं था. अब 2014 के बाद मेरे बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बनकर तैयार हो गया है और वो एम्स भी श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी आधारशिला रखी और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया. अब फर्क समझिए, आधारशिला भी उन्होंने रखी और इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया. विद इन 5 years ये इंस्टीट्यूशन बनकर तैयार हो गया और इस इंस्टीट्यूशन को जमीन पे उतारने के लिए श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो उस दौरान यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे, आज भी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में हमारे नेता चुने गए हैं, बीजेपी के राज्यसभा के नेता हैं. तो उनकी वजह से वो 5 वर्षों में वो एम्स बनकर तैयार हो गया. उसमें भी 1.5 साल पूरा कोविड खा गया. अगर कोविड का पीरियड निकाल दें तो 3.5 वर्षों में इतना बड़ा एम्स बनकर तैयार हो गया और हिमाचल के लोगों को डेडिकेट हो गया. तो हिमाचल प्रदेश जिसकी अपनी कुल आबादी 72-73 लाख हम मान सकते हैं, 74 लाख
मान सकते हैं 74 लाख के ऊपर एक एम्स, और उत्तर प्रदेश में कितने एम्स हैं? इससे पहले एक ही एम्स था। 24 करोड़ पे भी एक एम्स और 74 लाख पे भी एक एम्स। अब मेरे बिलासपुर में अगर हमारी बच्चियों ने डॉक्टर बनना होगा तो एम्स बिलासपुर से बनेंगे, हमारी बच्चियों ने अगर अच्छी नर्स बनना होगा तो एम्स बिलासपुर से बनेंगे। मेरे बिलासपुर में भी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, पहले नहीं था, अब भी खुला है, 2014 के बाद खुला है। तो अगर हमारे बच्चों ने किसी भी स्ट्रीम में अच्छे से अच्छा इंजीनियर बनना है तो मेरे बिलासपुर सदर ही आना पड़ेगा। रोड की कनेक्टिविटी हमारी क्या थी 2014 के पहले? अब मुझे चंडीगढ़ से अपनी विधानसभा में पहुंचने में केवल 2 घंटे लगते हैं, और भी डॉट टाइम। इतना बड़ा 4 लेन हम लोगों को बनकर तैयार मिल गया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, नितिन गडकरी जी का, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके आशीर्वाद से सब संभव हुआ। और आज तो आप देखेंगे मेरे बिलासपुर में रेल की पटरी बिछना भी शुरू हो गई। 2014 से पहले तो पिलर भी नहीं था। मैं सिर्फ अपनी विधानसभा का बदलाव की बात आपको कर रहा हूं। तो इसलिए यह है केंद्र सरकार। अब मैंने आयुष्मान भारत की बात की, इन सारी योजनाओं में जाना नहीं चाहता। इनका बेनिफिट सबको, चाहे पीएम आवास योजना है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि है, सारे हिमाचल प्रदेश के अच्छे खासे हमारे तबके को मिल रहा है। सारी योजनाओं का लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। ये 2014 के बाद ही संभव हो पाया। क्या कांग्रेस पार्टी ने गरीब आदमी के लिए 1 रुपया कभी दिया? बताए? किसी एक व्यक्ति का इलाज फ्री में कराया? आज तो श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति बीमार होगा 5 लाख रुपए हम देंगे। आयुष्मान भारत का कार्ड 70 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उसका आयुष्मान का कार्ड हम बना के देंगे। और जब हिमाचल प्रदेश, अब बदलाव देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में सम्माननीय जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो जो लोग आयुष्मान भारत से छूट गए थे उन सब लोगों को हिमकेयर के माध्यम से, अर्थात उन लोगों को भी 5 लाख रुपए का लाभ, अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाता है तो प्रदेश सरकार देती है। कितना बड़ा बदलाव। ये सरकार विकास के नाम पर आती है। और जब केंद्र ने उज्ज्वला योजना शुरू की कि जो गरीब माताएं बहनें जिनके घरों में गैस नहीं है, जो चूल्हे पे अपना राशन खाना बनाती हैं, और चूल्हे पे खाना बनाने के दौरान उनकी लंग्स में धुआं जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, लंग्स खराब होते हैं, लंग्स का इन्फेक्शन होता है, आईज खराब होती है। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे केंद्र सरकार ने योजना बनाई, तो जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना, मैं उस सरकार का सलाहकार था, राजनीतिक सलाहकार था, हमने हिमाचल प्रदेश की किसी माता बहन की पैसों के अभाव के कारण उनकी आंखें खराब ना हो जाए, उनके लंग्स खराब ना हो जाए, इसलिए हमने 5 लाख रुपए जो केंद्र की योजनाएं थी उसको हिमाचल प्रदेश में जो छूट गए थे उस पर रेप्लिकेट किया। ये सोच सत्ता में बैठे हुए लोगों की रहती है। हमने हिमाचल प्रदेश में जो भी व्यक्ति 60 साल से ऊपर जिसकी आयु है उसको पेंशन देंगे, दी, सब लोगों को पेंशन दी। ये नहीं कहा कि बीजेपी और कांग्रेस, हमने कहा जो भी गरीब है 60 साल से ऊपर जिसकी आयु हो गई उसको हम पेंशन देंगे, और दी जयराम ठाकुर जी। 125 यूनिट बिजली फ्री की, ताकि गरीब को जिसका 1 बल्ब जलता है, 2 बल्ब जलता है, अगर वो गरीब है तो उसको फाइनेंशियली मदद करेंगे, उससे बिजली का बिल भी लेंगे। बिजली का ही नहीं, अगर वो पानी की 10 बकेटें 4 बकेटें भरता है, बाल्टियां भरता है, तो उससे पानी का पैसा भी नहीं लेंगे। रूरल एरिया में नो बिल। ये सोच, मैंने कहा कि जब राष्ट्रवादी व्यक्ति सत्ता में बैठा होगा, वो कुर्सी पे बैठा होगा, जिसको पूरा समाज, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, जब कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति सेवा भाव से बैठेगा तो ऐसी नाना प्रकार की योजनाएं अपने समाज के लिए बनाते हैं। और ये योजना मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सारी योजनाएं ग्राउंड पे हैं। सहारा योजना जयराम जी लेके आए, जिसमें जो व्यक्ति जमीन मतलब चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, घर में सोया है, उसको कोई बड़ी बीमारी है, तो 3000 रुपए पर मंथ देंगे।
लेकिन आपने कहा कि चेंज क्या देखा? चेंज ये देखा कि जब वर्तमान सरकार प्रदेश में बनी, सामान्य सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुखिया बने, हिमकेयर भी बंद के कगार पर है, प्राइवेट में बंद हो गई। पिछले कल प्रश्न लगा था, 400 करोड़ देने की लायबिलिटी लगभग प्रदेश सरकार की है, जो प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। विधानसभा में जवाब दिया है, उसके ऊपर कल हमने विधानसभा में पूरा अपनी बात रखने का प्रयास किया। जब सरकार ने हमारी बात को दबाने का प्रयास किया तो हमने सदन से वॉकआउट भी किया। हमने कहा कि प्रदेश में हिमकेयर पूरे तरीके से लागू होनी चाहिए। ये गरीब लोगों की भलाई के लिए है। जो व्यक्ति गरीब बीमार हो जाता है, वो पैसे के अभाव के कारण वो अपने प्राण ना छोड़ दें, उसकी जीवन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो इसलिए हमने कल विधानसभा में कहा कि ये जो 400 करोड़ के आसपास लगभग पैसा बचा है, जो आप लोगों के हॉस्पिटलों के बिल नहीं दे रहे हैं, इसलिए हॉस्पिटल आगे गरीब का इलाज नहीं कर रहे हैं। तो जब आप ये पैसे दे देंगे तो गरीब का इलाज शुरू हो जाएगा, उसको घर द्वार बिना पैसे के उसका इलाज संभव हो पाएगा। लेकिन नहीं किया, नहीं हुआ, नहीं कर पाए। अब सहारा योजना में जो हम 3,000 रुपए देते वो बंद कर दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति बेड पे है, वो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बीमार है, उसके परिवार को, उसको कितनी मेडिसिन लगती है, उसके परिवार को 3,000 रुपए देते थे ताकि उस व्यक्ति, गरीब व्यक्ति का उस परिवार को बोझ ना लगे और उसकी दवाई जो उसको चाहिए वो मिलती रहे। लेकिन वो भी बंद कर दिया। हमने फ्री में नलके दिए, इन्होंने कहा कि अब नलकों के ऊपर 100 रुपए लेंगे। हमने हॉस्पिटलों में सारे टेस्ट फ्री किए, इन्होंने कहा हॉस्पिटलों में अब आपको पैसे देने पड़ेंगे सारे टेस्टों के। हमने बसों में जो मातृशक्ति उसके लिए 50% किया था, इन्होंने फिर बसों में किराए बढ़ा दिए। और अब तो कहा कि अगर बस में पाँव भी रखोगे तो 10 रुपए देने पड़ेंगे। देखिए, ये बदलाव है। बस में पाँव में रखेंगे तो 10 रुपए। हाँ, ये ट्रेन वाला हो गया। बस में अगर आप चढ़ेंगे तो 10 रुपए आपको देने पड़ेंगे, मिनिमम अमाउंट उतना पे करना। और ये सरकार, देखिए, ये मित्रों की सरकार है, इसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। सर, ये मित्रों की सरकार, काफी ये शब्द आ रहा है, काफी कांग्रेस सरकार के लिए काफी यूज किया जाता है। इसके पीछे एक्चुअल है क्या, मतलब क्या कहानी क्या है? देखिए, जो सरकार चलती है, सरकार का जो विजन है, हम लोग जब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम अपना विजन अपने मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट करते हैं। जो हम मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट करते हैं, लोग उसके आधार पर हमारा आकलन करते हैं और उसके आधार पर हमें वोट देते हैं। इस सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, अब उस मैनिफेस्टो में आपने लिखा कि जब हम लोग सत्ता में आएंगे तो कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरियां निकालेंगे। था, मतलब हजारों वीडियो इनके लोगों नेताओं के हैं और इनकी जो मैनिफेस्टो है उसकी पहली लाइन में ये लिखा है 1 लाख सरकारी नौकरियां। इन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक माता बहन को, जिनकी आयु 18 साल से लेकर 59 साल तक है, प्रत्येक को कैबिनेट की पहली बैठक में 1,500 रुपए देंगे। लगभग ये पॉपुलेशन 23 लाख के आसपास बनती है, क्योंकि 60 से ऊपर तो जयराम ठाकुर जी ने ऑलरेडी सबको दे रहे हैं। तो इसमें 18 साल से जब बालिग हो जाएंगे और 59 वर्ष तक, ये इन्होंने दूसरी अपनी गारंटी दी। तीसरी गारंटी इन्होंने दी कि हिमाचल प्रदेश में जहां लोग दूध का उत्पादन करते हैं, उन माता बहनों को गाय का दूध 90 रुपए लीटर, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर, ये प्रदेश सरकार अगर हमारी बनती है तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये हम आपको देंगे। और इनको लगा कि ये ठगने में थोड़ी कमी रह गई। जब उनको लगा कि ठगने में थोड़ी कमी रह गई तो उन्होंने कहा कि गाय का दूध तो ले जाएंगे, भैंस का दूध तो ले जाएंगे, जो गोबर करेगी 2 रुपए केजी उसको भी ले जाएंगे। और इसमें से कुछ भी डिलीवर नहीं किया। इसमें से क्या डिलीवर हुआ? एम्प्लॉइज को ऐसे ऐसे समझ बाग दिखाए, लेकिन अब क्या किया? अब पिछले विधानसभा सत्र में एक एक्ट लेके आ गए कि जो भी एम्प्लॉय 12/12/2003 से पहले उसके बाद लगा है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको हम 0, उसको कंसीडर नहीं करेंगे।
अब भाई जब उसको कंसीडर नहीं करोगे तो आपने तो जो एम्प्लॉइज थे उनके तो किसी का 4 साल खत्म हो गए, किसी के 5 साल खत्म हो गए, अब उन सबको बेचारों को रिकवरी के नोटिस आ रहे हैं, उनका सारा 5 साल की जॉब आप खा गए। तो ऐसे लोग लुभावने भावने, आपने युवाओं को कहा कि हम 700 करोड़ का स्टार्टअप कर रहे हैं तैयार, आप बस वोट दीजिए आपका स्टार्टअप तैयार, क्या हुआ उसका? तो इन्होंने जो चुनाव में आने से पहले जो गारंटीज विजन्स अपना दिखाया था उसको डिलीवर नहीं किया, 1। सेकंड, जैसे ही सत्ता में आए 8 दिसंबर 2022 को हमारा रिजल्ट निकला, 11 को सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 दिसंबर 2022 को ओथ ली, 12 दिसंबर 2022 को पहली जो फाइल सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइन की, उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद जो भी इंस्टीट्यूशन हिमाचल प्रदेश में खुले हैं तुरंत प्रभाव से डीनोटिफाई बंद कर दिए। तो कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो अपने मैनिफेस्टो को सबसे पहले प्रेफरेंस देती है, लेकिन इस सरकार ने प्रदेश का हित को सर्वोपरि ना मानते हुए प्रदेश के जितने इंस्टीट्यूशन क्या थे, स्कूल खुला था ग्रामीण इलाकों में, डिस्पेंसरी खुली होगी, एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन ऑफिस खुला होगा, तो जो ऐसे ऑफिस खुले, नायब तहसीलदार का कार्यालय खुला होगा, आईपीएस का डिवीजन होगा, सब डिवीजन होगा, पीडब्ल्यूडी का डिवीजन होगा, सब डिवीजन होगा, यही खुले थे, बिजली बोर्ड का डिवीजन, सब डिवीजन, ये किसके लिए थे? प्रदेश की गरीब जनता के लिए, कि उनके घर द्वार उनकी सेवा की जा सके। इस सरकार ने पहले दिन जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे खुले थे उनको डीनोटिफाई किया, और उसकी इंप्लीकेशन क्या हुई? ये सिलसिला वहीं नहीं रुका, तब केवल 400, 450 या 500 के आसपास इंस्टीट्यूशन थे, क्योंकि 2020 आपका कोविड में चला गया, 2021 आपका कोविड में आधा चला गया, तो उसके बाद जैसे कैबिनेट में अप्रूवल के बाद सारे इंस्टीट्यूशन ऑलमोस्ट 22 के बीच में आते रहे, आसपास चलते रहे, तब वो जाके खुले। जब वो खुले तो आपने एक नोटिफिकेशन से सबको बंद कर दिया, और अभी आपने हिमाचल प्रदेश में 2500 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत है। ये सरकार केवल विकास के नाम पर 0 पैसा इनके पास है, किसी डिपार्टमेंट में कोई पैसा नहीं है। जब किसी डिपार्टमेंट में कोई पैसा है ही नहीं, तो केवल आप पेंशन और सैलरी का जुगाड़ कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, और जब केवल आप उतना ही काम कर रहे हैं और अपने दोस्तों को, मित्रों को इसका बेनिफिट कई प्रकार से आप दे रहे हैं, जब तभी सरकार का नाम मित्रों की सरकार पड़ा। सर, एक आरोप, काफी गंभीर आरोप, एक विवाद आपके प्रति सरफेस किया पिछले कुछ टाइम में। ब्रह्मा ठाकुर जी ने एक आरोप लगाया जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि आप कुछ चिट्टा तस्करों को राजनीतिक संरक्षण देने का एक बहुत ही गंभीर आरोप है। आपके स्टेचर पे, आपके लेवल पे उस तरह का आरोप आप किस तरह से, मतलब बिकॉज इट्स वेरी मतलब ये काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा है, आप इस चीज को कैसे लेते हैं? क्या आपका उस बारे में टेक है? देखिए, वो मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जी। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया बिलासपुर में जी, क्योंकि मुझे 20 दिन टोटल चुनाव के लिए मिले, उससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार था, जैसे मैंने कहा। 20 दिन में मैंने चुनाव लड़ा और स्वाभाविक बिलासपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैं विधायक चुना गया। लेकिन उससे पहले मैं 5 साल मुख्यमंत्री जी का सलाहकार रहा और मैंने कहा कि मैं 89 ऑनवर्ड लगातार सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करता रहा जी। कभी उन्होंने इससे पहले एक भी शब्द मेरे बारे में कहा हो, एक भी शब्द किसी भी प्लेटफॉर्म पे? मैं मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार था, कैबिनेट रैंक के ऊपर काम कर रहा था। कोई एलिगेशन किसी ने, हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने, मैं पार्टी का महामंत्री रहा, हेडक्वार्टर इंचार्ज रहा, पार्टी का प्रदेश का मंत्री रहा, तब किसी ने कोई चार्ज नहीं मेरे पे लगाया। और चार्ज जब ऐसा व्यक्ति लगाता है जिनके बेटों के ऊपर एनडीपीएस एक्ट में
ड्रग्स को सप्लाई करने का जब मैं राजनीति में नहीं था तब केस दर्ज है, और ये चिट्टा बेचने के केस तब से दर्ज है। और जब ये विधायक थे बंबर ठाकुर जी, तब कितने आरोप मेरे डियारा में इनके ऊपर लगे। इनके बेटे के ऊपर जो हमारा बागी बिनौला है उसमें गोली चलाने का केस तब बना, कितना बवाल उस पे हुआ जी। और इतना नहीं, अब उससे बढ़कर बिलासपुर में अगर सुपारी किलिंग किसी ने हिमाचल प्रदेश में शुरू की तो बंबर ठाकुर जी ने की। उनका बेटा ये सुपारी में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में जो शूटर हायर किए थे, दिन दिहाड़े एसपी ऑफिस के सामने गोलियां चलती है, डीसी ऑफिस के सामने गोलियां चलती है, कौन अरेस्ट हुआ? उनका बेटा। उनको तो वर्तमान प्रदेश सरकार ने, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, पूरी सरकार इन्वॉल्व होगी तब उनको बचाया गया। तो जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप हों, और इतना नहीं, मैंने विधानसभा के अंदर कहा है कि वो व्यक्ति एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहा है जिसके ऊपर 30 एफआईआर है, 30 केस रजिस्टर हैं। जब मैं 9th में पढ़ता था तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तब है। एलिगेशन लगाने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि तो देख लें। रेलवे में फिरौती लेना, रेलवे के लड़ाई कहां शुरू हुई? रेलवे की जो फिरौती लेते थे ये लोग, जो ट्रक आता था ट्रक से पैसे लेते थे, एक एक ट्रक से पैसे लेते थे, झगड़ा तो वहां से शुरू हुआ और इन्हीं के लोग आपस में लड़े। पहले एक ग्रुप था, वो ग्रुप टूटा, 2 ग्रुप हो गए। जब 2 ग्रुप हो गए और जो दूसरा ग्रुप बना उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे चिट्टा बेचने का काम जो सिखाया हो बंबर ठाकुर ने सिखाया है। ऑन कैमरा कहा है, सारी वीडियो है। तो जो चिट्टा के सप्लायर हों, बड़े मास्टरमाइंड हों, जो इन सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हों, वो ऐसे एलिगेशन लगाएंगे। और वो एक बड़े पहले एक पत्र लीक हुआ था जिसमें हुआ था कि कीचड़ में सनी हुई भैंस जब बाहर निकलती है तो पूंछ हिलाती है ताकि सबके ऊपर कीचड़ पड़ जाए। तो उनकी पृष्ठभूमि देखिए। पृष्ठभूमि के बाद आपको सारी इबारत समझ आ जाएगी। मैं केवल सक्रिय राजनीति में 2 सालों से हूं, 2-2.5 साल हुए मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। एक एलिगेशन बता दें, मैं मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार रहा, 5 साल रहा, फुल फ्लैश रहा। एक एलिगेशन तो बता दे कांग्रेस पार्टी। तब तो एलिगेशन लगने चाहिए थे, तब तो मैं बिल्कुल अलग पोजीशन में था। तो इसलिए उनके ये जो कहना, वो उनको इस हार को नहीं पचा पा रहे हैं। और बिलासपुर की जनता ने जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका तो कभी ऋण चुका ही नहीं सकता। तो आपको लगता है कि इस तरह के एलिगेशंस कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि में असर करता है? वो एलिगेशन तब असर करते हैं जब लगाने वाला व्यक्ति कोई सिंसियर हो, जिसकी अपनी पृष्ठभूमि नापाक हो। अगर कांग्रेस के मंत्री कुछ कहते वहां से, राजेश धर्माणी जी मंत्री, अगर वो मेरे बारे में कहें तो बात समझ आएगी। सरकार उनकी है, हम क्या कर सकते हैं? और भाई सारे हमने चिट्टा तस्करों को, मैंने एसपी को भी कहा सबको कि जो भी चिट्टा तस्कर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। उससे इनको सबको तकलीफ है। मेरे बिलासपुर में 4 एसपी बदले गए। क्यों बदले गए? इसलिए कि हम लोग ऐन लगाम खींच के रखते हैं कि यहां चिट्टा तस्करों को कोई बिलासपुर में स्थान नहीं है, नहीं रहने देंगे। इनकी सरकार है। अगर हमारी कहीं को दूर दूर तक की भी कोई इन्वॉल्वमेंट होती तो सरकार तो इनकी है, कल इंक्वायरी करा ले। क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं करा? मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा है। और जो मैंने कहा कि इनका बेटा, ये जो पहला सुपारी किलिंग का केस हिमाचल प्रदेश में हुआ, सुपारी देकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, तो उसमें 24 अक्टूबर 2024 को जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अनड्यू प्रेशर पुलिस के ऊपर डालकर इसको रफा दफा करने की कोशिश की, तो उन्होंने उस मैटर को सीबीआई को हैंडओवर किया। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, और मैटर प्रदेश सरकार सीबीआई को हैंडओवर कर रही है। तो उस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है ये आपको समझ आना चाहिए। किस कैरेक्टर का व्यक्ति है? क्यों? सरकार उनकी है। वो कहते हैं सरकार हम ही चला रहे हैं। अगर तुम ही सरकार चला रहे हो भाई, तो तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे विरुद्ध लिखा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सरकार को भी, सरकार को पता है, सरकार के सारे मंत्रियों को पता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है।
आपने अपोजिट पार्टी में एक ये लगाया था, 500 करोड़ ट्रांसफर का एक ये लगाया था, उसके बारे में कुछ बताएंगे? लाइक व्हाट वाज दैट एग्जैक्ट इशू? देखिए, मैंने कहा कि बिलासपुर में रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है। लैंड एक्विजिशन के लिए 900 करोड़ केंद्र सरकार ने बिलासपुर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जो एसडीएम डेजिग्नेट होता है उसके पास जमा कराया। वो पैसा बैंकों में बिलासपुर के जमा हो गया। उसमें से जैसे ही लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि 75% सेंटर का शेयर है, 25% प्रदेश का शेयर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर जमा कराया था। तो जैसे लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बिलासपुर तक लैंड अक्वायर हुई, उसमें 400 करोड़ के आसपास लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया जिनकी जमीन गई थी। 500 करोड़ जो हमारा नोग है, नोग से आगे लैंड अक्वायर करने के लिए केंद्र सरकार ने हमारे पास अर्थात लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के पास रखा था। अभी प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसके तहत ये कहा कि जितना भी पैसा प्रदेश का बैंकों में है तुरंत उसको ट्रेजरी में जमा कराइए। हमारे चाहे एचडीएफसी बैंक है, चाहे आईसीआईसी बैंक है, चाहे पीएनबी बैंक है, चाहे कोऑपरेटिव बैंक है और शायद यूको बैंक है, इन पांचों बैंकों से जो 500 करोड़ इनके पास डिपॉजिट था, जिसके ऊपर हम लोगों को 72 करोड़ इंटरेस्ट मिला है, वो 500 करोड़ चिट्ठी है मेरे पास। उस चिट्ठी के तहत लैंड एक्विजिशन कलेक्टर ने बैंकों को लिखा कि तुरंत इस पैसे को वहां से उठा के ट्रेजरी में डाल दो, फोर्थ विद इन 1 डे, और सारे बैंकों से ये पैसा ले लिया। जब वो लैंड एक्विजिशन का सेंटर का पैसा आपकी ट्रेजरी में आ गया तो आपने ट्रेजरी से ए हेड में बांटे, बी हेड में बांटे, उसका कोई पता नहीं लगता। दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर बैंक में पैसा है तो आपके पास हिसाब है, जब आप के लाले के पास गल्ले में आ गया, गल्ले में पैसा पहुंच गया, तो किसको कितना दे रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। कोई हिसाब नहीं, मल्टीपल लाइन में चला जाएगा, अलग अलग फील्ड में चला जाएगा। तो इन्होंने वो 500 करोड़ रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इनको शायद सैलरी देनी थी या कुछ और करना था, क्योंकि प्रदेश के पास पैसे नहीं थे। प्रदेश की ट्रेजरी पिछले 7 महीनों से बंद थी, तब इन्होंने ये पैसे ट्रांसफर किए। अब हमें दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे लैंड के इशू डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं, अब उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं हमारे पास, उसमें काम डिले होता जा रहा है। इसलिए पूरा प्रोजेक्ट ही, अब देखिए लैंड अक्वायर नहीं करने की वजह से कितना बड़ा संकट हमारे सामने है। जिस प्रोजेक्ट की कॉस्ट आज 10,000 करोड़ होगी, अगर वो 2 साल डिले होता है तो 12-15 हजार करोड़ पहुंच जाएगा। तो आपने उससे 500 बेस लाइन तो आपने निकाल ली, जब तक किसान को पैसा नहीं मिलेगा उसका, तब तक आप लैंड नहीं ले सकते। जब तक लैंड नहीं होगी तो रेलवे का काम शुरू नहीं होगा। अब आपकी भानुपल्ली से लेके आप नोग तक तो पहुंच गए, बदियात तक आप पहुंच गए, लेकिन बदियात से आगे आप जीरो है, क्योंकि लैंड नहीं एक्वायर हुई है। तो वर्तमान प्रदेश सरकार प्रो डेवलपमेंट नहीं है, अगेंस्ट डेवलपमेंट है, ये मैं कहना चाहूंगा। अगर वो पैसे उसको नहीं निकालते तो आज शायद हमारी रेल और आगे बढ़ गई होती। सर, आपका जैसे जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ 2 साल पहले, स्टार्टिंग से आपने काफी चैलेंजेस फेस किए। एक मुद्दा आपका ये भी सामने आया कि जो आपका रिकॉर्ड मार्जिन था वोट्स का, 286+ वोट्स में आपने जीता, और उसको भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाई कोर्ट तक ले जाया गया। तो उस बारे में आपको लगता है कि जो डिफरेंस, जितना कम वोट डिफरेंस से आप जीते, उससे कोई आपकी राजनीतिक करियर पे या आपकी पॉलिटिकल सोच पे कोई फर्क पड़ेगा, या आपके विरोधी व्हाटएवर दे वांटेड टू प्रूव, वहां पे तो प्रूव नहीं कर पाए, बट आपका उसके लिए क्या टेक है सर? ये सब लगातार इतनी तरह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग के फेजेस में, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं सर? देखिए, हम लोग तो हर परिस्थिति के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जी। चुनाव हुआ है, चुनाव में जब जो इलेक्शन पिटीशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी, मैंने कहा कि मैं वकील रहा हूं और मेरे ऑफिस में सबसे ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस हमने डील की है, हमारे ऑफिस ने डील की। जितनी भी बीजेपी की इलेक्शन पिटीशंस होती थी, तो आप अगर देखेंगे, आज भी रिकॉर्ड देखेंगे, मैं सब में ऑलमोस्ट में वकील हूंगा। Okay. 1-2 को छोड़ दे तो इलेक्शन पिटीशन में आप अपने इशू रेज करते हैं कि ये है, ये है, ये है, और उन इश्यूज को हाईकोर्ट सुनता है। अगर हाईकोर्ट सहमत हो तो वो अपना वर्डिक्ट उस अनुसार देगा। लेकिन होता क्या है, आप काउंटिंग के प्रोसेस में या ड्यूरिंग इलेक्शन जो हम कैंपेन करते हैं, मेरे पे जो मेजर एलिगेशन है कि ड्यूरिंग कैंपेन जो मेरी स्पीच थी वो बड़ी हार्श थी,
ये मेरे पे मेजर वो है, क्योंकि रिकाउंटिंग तक का जहां का प्रश्न है वो हाई कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को रिलीज कर दो, वो पिछली हियरिंग में हाई कोर्ट ने रिलीज कर दी है। लेकिन इलेक्शन पिटीशन है, उसको जो लीगल कोर्स है, लीगल कोर्स अपना काम करता है और लीगल तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। हार जीत का मार्जिन कितना है ये फर्क नहीं पड़ता। 10 लोग हैं हम जो 1000 के नीचे के मार्जिन से जीते हैं इसी सेशन के अंदर। कांग्रेस के सुरेश जी हैं 58 वोटों से जीते हैं, मेरे साथ रणधीर शर्मा जी हैं 171 से जीते हैं, और लोग भी हैं हमारे मतलब जो 1000 से नीचे हैं। तो हार जीत का मार्जिन तो कैलकुलेशन जब होगी 99 और 100 में फर्क 1 का होगा, लेकिन 100 इज ऑलवेज ए बिगर नंबर। तो मेरे लिए ये 1% भी जो आप कह रहे हैं कि कोई इंपैक्ट, नो इंपैक्ट, क्योंकि मैंने जिनके अगेंस्ट चुनाव लड़ा वो 30 वर्षों से इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, केवल एक बार सफल हुए। मैं तो 20 दिनों में आया और 20 दिनों में चुनाव बिलासपुर की जनता के आशीर्वाद से जीता, सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के और अपनी पार्टी के आशीर्वाद से जीता। पार्टी लड़ती है, पार्टी बहुत बड़ी ताकत है, और सब लोग जानते हैं जो ईमानदारी से काम करता है और अपने काम के प्रति पूरी लगन से काम करता है, विजय श्री भी उनको आशीर्वाद देती है और अपनी जनता तो आशीर्वाद देती है। अनेकों प्रकार के चैलेंजेस जीवन में आते हैं, चैलेंज से ही हम सीखते हैं। अगर चैलेंज नहीं होगा तो हम नहीं सीखेंगे। और मैं किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमेशा खुशी स्वीकार करता हूँ कि ये चैलेंज है। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए आया तो सबने कहा कि मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक सलाहकार रहा है। मेरे अपोनेंट ने बहुत बड़ा इशू बनाया कि राजनीतिक सलाहकार, इतनी बड़ी कोठी, 4 गाड़ियां, 10 नौकर चाकर, ये बिलासपुर में मुड़ के नहीं आएगा। आप इसको वोट भी दे देंगे तो भी मुड़ के नहीं आएगा। पहले ये कहा कि ये बिलासपुर का रहने वाला ही नहीं है, जब वो प्रूव हो गया कि ये तो यही कही है, फिर कहा कि आप मुड़ के नहीं आएगा। अब जिस दिन से मैंने चुनाव लड़ा है उस दिन से मैं केवल और केवल बिलासपुर की राजनीति कर रहा हूं, अपने लोगों की सेवा कर रहा हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो मेरा परिवार है, बिलासपुर सदर की जनता मेरा परिवार है, उस परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो परिवार का दूसरे शब्दों में कहूं कि प्रधान सेवक होने के नाते, मुखिया नहीं, उस परिवार का सेवक होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है, इसलिए मैं बिलासपुर में ही अब पूरे तरीके से फोकस कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था, आप बिलासपुर कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि बिलासपुर पंजाब से थोड़ा सा टच में है। आपके वहाँ पे काफी ऑप्शन है, लाइक कोल डैम हो गया, आपके बिलासपुर में IIMs हो गया, ACC की फैक्ट्री होगी। तो बिलासपुर कितने लेवल पे हिमाचल में, आई एम श्योर ऑलमोस्ट द टॉप नॉच चीजें बिलासपुर में, हिमाचल के आर्थिक स्तर में बिलासपुर कौन से लेवल में एक अपनी डिलीवरेशन करता है, एंड आगे क्या प्लान है बिलासपुर के हिमाचल के लिए अपनी डिलीवरेशन करने के? आप कुछ प्लानिंग है आपकी? आपके वहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी बिलासपुर, आपके वहाँ पे लेक भी है, आप टूरिज्म को भी काफी हेल्प कर सकते हैं। तो कुछ प्लानिंग चल रही है आपकी बिलासपुर में कुछ नया लेके आने की या कुछ? देखिए, मेरे बिलासपुर में अगर आप देखेंगे तो गोविंद सागर का सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारे पास है, हमारे पास कोल डैम का सबसे बड़ा रिजर्वायर हमारे पास है, पानी है। तो हमने अभी जो कर सकते थे, हमने बिलासपुर सदर में पानी का कैसे सदुपयोग हो, वाटर टूरिज्म को कैसे बढ़ावा मिले, तो हमने पीछे कई चीजों को वहां एस्टेब्लिश करने का प्रयास भी किया और कर भी रहे हैं। एक हमारा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो लगभग 1470 करोड़ के आसपास, 1500 कह सकते हैं, जिसमें हमने कहा कि बिलासपुर के जो गोविंद सागर में हमारे मंदिर हैं उनको ऊपर लाएंगे और उस पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ पानी को, ताकि टूरिज्म की दृष्टि से एक अच्छा स्पॉट बने। तो अभी पीछे एक इशू आया था कि वहां शिकारा चलाना है, क्रूज चलाना है, प्रदेश सरकार का उसमें इनिशिएटिव था। मैंने रिक्वेस्ट की बार बार कि टूरिज्म की हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। तो कोल डैम में हमने हमारी सरकार के टाइम में ही 5 करोड़ रुपए मिल गया था, तो वहां हमने जेट्टी जुट्टी सब कुछ बना दिया था, क्योंकि कोल डैम का पानी हमारा स्टेबल रहता है। हमारे सामने चैलेंज था गोविंद सागर का, क्योंकि गोविंद सागर में 6 महीने पानी रहता है, 6 महीने नीचे चला जाता है। लेकिन फिर मैंने प्लानिंग की मीटिंग में कहा था कि कश्मीर का डल लेक का टूरिज्म भी 5 महीने ही चलता है, 6 महीने भी चलता है। तो उस तर्ज पर हम मेरे बिलासपुर में टूरिज्म को प्रेफरेंस दी जाए। तो उस
दृष्टि से कुछ प्रयास किए भी हैं, लेकिन वर्तमान सरकार के पास पैसा नहीं है। ये किसी भी काम में कोई भी पैसा इनके पास नहीं है। जब डेवलपमेंट की बात, विकास की बात होती है तो ये पैसा में अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। अगर ये 1470 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 10% अगर प्रदेश सरकार अपना कंट्रीब्यूशन कर दे तो सेंटर से 1400 या 1500 करोड़ लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे सम्माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी यूनियन मिनिस्टर वहां बैठे हैं, भाई अनुराग ठाकुर जी उनकी लोकसभा है वो वहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे हिमाचल प्रदेश पे वैसे ही है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपनी एमएलए प्रायोरिटी में मैंने कहा था कि गोविंद सागर के वार पार हम गोविंद सागर को और ब्यूटीफाई करेंगे। कैसे होगी? गोविंद सागर के ऊपर पुल डालेंगे। अभी भंजवानी पुल हमारा 104 करोड़ से बन रहा है। इस सरकार ने टेंडर करने में ही 3 साल ले लिए, लेकिन एट लास्ट अभी 2 हफ्ते पहले उसका टेंडर हो गया। तो वो गोविंद सागर पे ब्रिज डालना, लोनू के पास हमारा, हम वहां भी ये संभावनाएं देख रहे हैं कि अगर लोनू से हमारी कनेक्टिविटी बैरी दरोला के लिए हो जाए और उसमें भी पुल डालने के लिए मैंने विधायक प्रायोरिटी में लिखा है कि मैं लोनू से दरिया के उस पार पुल डालूंगा ताकि मेरा शहर जो है, हम औषधियों का शहर है, उस शहर को बचाया जाए, उसको बसाया जाए। मेरे माइंड में और भी प्लानिंग है कि हमारा जो पुल है मंडी भराड़ी के पुल से पास से लेके जो चांदपुर का पुल है जहां रेलवे ट्रैक नीचे से जा रहा है, दोनों तरफ रास्ता बने, सड़क बने। अगर वो सड़क बनती है तो मेरा पानी वहां रुक जाएगा और वो एक रिवर बैंक टाइप बन जाएगा। अभी प्रदेश सरकार हर काम में अड़ंगा अड़ा रही है। नहीं तो हमारे पास जो बंदला की धार है जहां हाइड्रोजन कॉलेज है, वहां से पैराग्लाइडिंग के बहुत ज्यादा स्कोप है, वहां से हमारी साइट अप्रूव्ड है, लेकिन सरकार का सहयोग नहीं है। क्योंकि हमारे पास अगर किसी डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाना है तो हमारे पास अब स्कोप टूरिज्म का है, और टूरिज्म में जितनी हम व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, जितना इनिशिएटिव लेंगे, वो ही हमारे युवाओं को रोजगार भी देगा, स्वरोजगार भी देगा, और इन ड्रग्स से भी युवाओं का डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे लिए रोजगार उत्पन्न करना, इन जो पानी है, पानी का कैसे सदुपयोग करें और कैसे नई से नई हम इन्वेंशन वहां कर सकते हैं ताकि हमारा वो एरिया टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़े। लेकिन एक बात मैं कह दूं, मेरे अपना मानना है कि सदर मेरा घर है, सदर मेरी विधानसभा है। जब भी हमारी सरकार होगी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सदर विधानसभा हिमाचल प्रदेश में अग्रणीय 4-5 विधानसभाओं में हो, हर तरीके से हमारी विधानसभा परिपूर्ण हो, उसका पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, और उसको बना दूंगा। ये भी मैं आपके सामने कर रहा हूं, उसको हम अग्रणीय विधानसभा में अपनी विधानसभा को 100% लेके आएंगे। सर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 2027 के इलेक्शन आ रहे हैं, आप खुद की विधानसभा में आपको या बीजेपी को आप कौन सी लेवल में अभी लेके चल रहे हैं कि आपको लगता है हम कितने मार्जिन से जीत सकते हैं या कितना चैलेंजिंग रहेगा 2027 का इलेक्शन? हम 2027 के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम 2032 के बारे में सोच रहे हैं। 27 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आपको ढूंढ के नहीं मिलेगी, ये मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं। क्या हुआ 1500 रुपए का? प्रत्येक माता बहन पूछ रही है कि कहां गया 1500। क्या हुआ युवाओं के रोजगार का? जो आपने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, युवा ढूंढ रहे हैं। आपने गरीबों का खून चूस लिया, हिमकेयर बंद कर दिया। आपने गरीबों का खून चूस लिया, 100 रुपए नलके पे ले रहे हैं। आपने गरीबों का खून चूस लिया, 10 रुपए आप बस में पांव रखने का ले रहे हैं। आपने गरीबों का खून चूस लिया कि हॉस्पिटल में गरीब जाएगा तो पर्ची के आपको पैसे देने पड़ेंगे, और अगर गरीब ने टेस्ट करा लिया तो उसके प्रत्येक टेस्ट के अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। आपको कौन वोट देगा? कांग्रेस पार्टी को तो लोग ढूंढ रहे हैं। अब हमारे पास पानी छोड़ने के लिए वर्कर नहीं है। मेरे पास एक सेक्शन है, 5 सेक्शन है, 1 जेई है। जहां मुझे 817 लोग पानी छोड़ने के लिए चाहिए, वहां केवल 200 लोग हैं। जो आउटसोर्स पे लगे थे सब निकाल दिए। कौन वोट देगा? आपने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आप 125 के ऊपर भी अब लोगों से बिल ले रहे हैं। आपने कहा था कि आप दूध भी ले जाएंगे, गोबर भी ले जाएंगे, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी वालों को तो लोग ढूंढ रहे हैं।
आज सड़कें टूटी हैं। 2023 का जो डिजास्टर आया, आज मैं सेशन में भी कह रहा था, उस सेशन के जो डंगे गिरे हैं सड़कों के, वो आज तक नहीं लगे। उस दौरान जो मिट्टी गिरी थी वो आज तक नहीं आपसे सड़कों से उठी। जो स्लिप आए थे वो आज तक नहीं उठे। आपने मेरी विधानसभा में लगभग 40 इंस्टीट्यूशन अलग अलग प्रकार के बंद कर दिए। मेरे हरलोग में उपसिल थी, 1 साल से काम कर रही थी, आपने वो बंद कर दी। मेरे कुठेड़ा में आईपीएच का पानी के लिए, लोगों के लिए सुविधा के लिए सब डिवीजन खोला था, 1 साल से चल रहा था। एसडीओ बैठा था, जेई बैठे थे, सारा काम चल रहा था, उसको आपने बंद कर दिया। आज 5 जेई जहां होने चाहिए, मेरे पास 1 जेई है, 1 ही एसडीओ है। कौन वोट देगा? जबड़ियाना में गरीब लोगों के लिए हमने आईपीएच का सब डिवीजन खोला, हेल्थ का सब डिवीजन खोला, आपने वो भी बंद कर दिया। मैंने कहा कि शांता कुमार जी ने हमें एसीसी सीमेंट फैक्ट्री दी, इतनी बड़ी सीमेंट फैक्ट्री दी, आपने उस सीमेंट फैक्ट्री के पास जो हमने पीएचसी लोगों के लिए खोली, आपने उसको बंद कर दिया। एम्स हॉस्पिटल, इतना बड़ा केंद्र सरकार ने हमें सौगात दी, आईपीएच का डिवीजन, फुल फ्लैश डिवीजन चल रहा था एम्स को पानी देने के लिए और एम्स के सराउंडिंग में पानी देने के लिए, आपने उसको भी बंद कर दिया। एम्स के अंदर पुलिस चौकी थी, आपने उसको भी बंद कर दिया। मैंने कहा कि एमएनटी का सर्कल मेरे बिलासपुर में 1971 से चल रहा था, आपने उसको भी निपटा दिया। मेरे बिलासपुर में लड़कियों के लिए अलग से महिला आईटीआई चल रही थी 1986 से। क्या हमारे बुजुर्गों की सोच रही होगी, हमारे नेताओं की सोच रही होगी, जिन्होंने कब से वो आईटीआई शुरू की थी, 80 के दशक में, आपने उसको भी बंद कर दिया। कहां जाएंगी हमारी बच्चियां? तो आप किस वोट को ढूंढ रहे हैं, किस बात को ढूंढ रहे हैं कि कब आएंगे, कब उनका स्वागत किया जाए? हॉस्पिटलों में देखिए आप, लंबी लंबी कतारें लगी है मेरे जिला हॉस्पिटल में। सुबह जाइए 400 लोग खड़े होते हैं। जो पेशेंट होगा 7 बजे लाइन में लगता है, 11 बजे तो उसकी पर्ची बनती है। यह व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर की तो मैंने आपसे चर्चा की, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। आज चिट्टा धड़ल्ले से बिक रहा है। हम पुलिस को कह रहे हैं कि यहां चिट्टा बिकता है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। युवा चिट्टे की ग्रस्त में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से, और सबको पता है। और कुछ, मैं आपके ऑन कैमरा कह रहा हूं, कुछ पुलिस के, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पुलिस के लोग मिले चिट्टा सप्लायरों के साथ। कुछ लोगों को, पॉलिटिकल लोगों का संरक्षण है, जिनकी सरकार है उन्हीं का संरक्षण होगा। और अगर सरकार का संरक्षण है तो तभी वो लोग कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिसके पास कल तक कुछ नहीं था, आज उसका बिल्डिंग बन रही है, उसके पास फॉर्च्यूनर आ रही है, वो कहां से आ रही है? तो सरकार के उस नेक्सस को तोड़ नहीं सकती। आज चिट्टा गांव-गांव तक पहुंच गया, सरकार की नालायकी की वजह से, पुलिस के कुछ लोगों की मिलीभगती की वजह से। लेकिन सरकार उनको नहीं हटाना चाहती, उनको वही बिठाना चाहती है जो उनके मनपसंद सीटें हैं। किसके आशीर्वाद से रुके हैं? कौन आशीर्वाद दे रहा है? इसलिए इस सरकार ने चिट्टे को बढ़ावा ही दिया। एक भी जो बच्चा चिट्टे की गिरफ्त में चला गया, उसको अगर आपने किसी हॉस्पिटल में ले जाना है, कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। हर विधानसभा में कहते हैं कि हम कल बना रहे हैं, परसों बना रहे हैं, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है मेरे बिलासपुर में। तो जो बच्चा किसी गिरफ्त में आ गया, तो उसको आप कैसे करोगे? किसी के एक बच्चा है, क्या उसको मरने पे छोड़ देंगे? तो प्रदेश सरकार का जो विजन है वो जीरो है। प्रदेश सरकार की न नशे के प्रति कोई नीति है। विधानसभा में का अमेंडमेंट लेके आए गए थे पिछली बार, और बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में वो अमेंडमेंट ऑलरेडी है 2023 में। मैंने विधानसभा में जब एक्ट आया, मैंने पूरा, क्योंकि मैं वकील हूं पेशे से, मैंने कहा ये सारी चीजें तो ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता में है, जिनको आप लेके आए हैं, आप उससे आगे अपना विजन बताइए। तो सरकार उसमें बताने में नाकाम रही, क्योंकि सरकार के पास ना पॉलिसी है, ना विजन है। और ये सारी चीजें तब नहीं क्योंकि आपके पास मित्रों की सरकार है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी जीरो है। घर जिसने चलाना होता है वो 30 दिन का, सैलरीड आदमी भी 30 दिन का हिसाब करता है कि 30 दिन मेरा घर कैसे चलेगा। इस सरकार का तो ये है कि आज का दिन निकल जाए, कल फिर देखेंगे। कोई विजन नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 2027 की तो हम चिंता नहीं कर रहे हैं। मेरी जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, पार्टी के साथ है। इस बार कांग्रेस पार्टी 2.5 में नहीं पहुंचेगी। मैं कह रहा हूं कि 8 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। या आप आज लिख लो,
तभी मैंने कहा कि हम 2032 के बारे में सोच रहे हैं, तो तब हम बिलासपुर को विकास की राह में काफी आगे ले जाएंगे, क्योंकि विकास करना ही हमारा मुख्य ध्येय है, ताकि हम अपने समाज की, अपने गरीब लोगों की सेवा कर सके। गरीब लोगों को सुख सुविधाएं, उनके घर द्वार मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ओके जी, धन्यवाद सर।